कोसी की बाढ़ रूपी त्रासदी की शुरुआत होती है नेपाल से, जहां बना है एक बैराज जिसके जरिए इसका पानी कंट्रोल करने की हर साल नाकाम कोशिश होती है। हमने खुद जाकर ये देखा और समझने की कोशिश की कि क्यों 1954 से 1964 के बीच बना ये बैराज अब नाकाफी साबित हो रहा है। तो हम भारत से नेपाल के अंदर आ गए हैं बॉर्डर क्रॉस करके, और बिल्कुल जो कोसी का बैराज है, जहाँ से कोसी नदी बिहार और भारत में एंटर करती है, उस बैराज को हम देखने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं कि बैराज जो 1954 में बनना शुरू हुआ, 1964 तक बना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वक्त में, वो इतने साल बाद भी जो त्रासदी है वो लगातार ला रहा है। और उसके बाद जो प्रयास होने चाहिए तो उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, और आपको बैराज दिखाएंगे कि बैराज दिखता कैसा है। आ गए हैं हम नेपाल के उस बैराज में जहां से कोसी नदी भारत में प्रवेश करती है। ये भीमनगर बैराज है जो कि 1954 से 1964 के बीच में बनाया गया था तत्कालीन भारतीय सरकार द्वारा नेपाल की भूमि पर। अब आप देख पा रहे हो ये नदी, ये कोसी नदी है जो कि नेपाल और पहले तिब्बत, उससे पहले हिमालय की पहाड़ियों से होते हुए बिहार की तरफ जाती है। और इस जो बैराज है उसका जो मुख्य मकसद था, जो तेज़ी से बहाव से इतनी बड़ी चौड़ी रूप से कोसी की नदी आ रही है, वो बिहार में कैसे एकदम आपदा की तरह ना जाए। तो उस वक्त 1953 में एक बड़ी बाढ़ आई थी, तब इसको बनवाया गया था। और इसके दोनों तरफ दो तटबंध भी निकाले गए थे, कैनाल भी निकाले गए थे, जिसे पूर्वी तटबंध और पश्चिमी तटबंध भी कहते हैं। तो उसको आपको अलग दिखाएंगे, मगर मेरे साथ महेंद्र जी हैं, उनसे समझते हैं कि महेंद्र जी, उस समय जब ये बनाया गया बैराज, तो उस समय क्या ज़रूरत पड़ी थी इसकी? देखिए, कोसी नदी जो है पहले जो नेपाल से आती थी और नेपाल होते हुए और फैल के बहती थी कमला नदी किनारे से लेके और आगे पूर्णिया तक। तो 120 से 1.5 किलोमीटर 150 किलोमीटर में, कभी इस साल इधर है उधर है, क्योंकि इस नदी में सिल्ट ज़्यादा आता है। तो सिल्ट और गाद आएगा तो वो एक जगह पानी नहीं स्थिर होकर वो मैदान का निर्माण करती थी। तो उसको सरकार ने कहा कि इसको हम समाधान करना चाहते हैं। तो समाधान के लिए सरकार ने कई विकल्प थे, हाई डैम का बहस चला और कई चीज़ें। तो उसी में उन्होंने कहा कि हम एक बैराज बनाएंगे, जो भीमनगर बैराज बना है, जो सामने है 56 फाटक है, और इसके पूर्व साइड में पूर्वी तटबंध है, ऊपर एप्लक्स बांध है, और वहीं से पूर्वी कोसी मुख्य नहर निकाली गई है, जो सामने वो छोटा सा गेट दिख रहा है जी। और पश्चिमी साइड में पश्चिमी तटबंध है, और इधर एप्लक्स बांध है, और इधर से जो है पश्चिमी मुख्य नहर कोसी की निकाली गई है। इसकी शाखा नहरें भी निकाली गई हैं। अभी इस साल भी इसके विस्तार के लिए सरकार ने बजट में दिया है पिछले वित्तीय वर्ष। बिल्कुल। तो इसमें आप देखेंगे तो बैराज में 56 गेट हैं कुल, और कुछ गेट खुले हुए हैं और कुछ ज़्यादातर बंद हैं। कुछ मुझे लगता है खोले इसलिए गए हैं क्योंकि जो बैराज का पानी स्टोर करने की क्षमता कम होती है। अगर ये बड़ा डैम होता तो इसमें पानी की स्टोरेज की क्षमता ज़्यादा होती, तो इसको बार देर से खोला भी जाता। मगर ये, जैसा कि अभी कुछ समय पहले महेंद्र जी बता भी रहे थे कि एक बार तो इतना पानी शुरुआत में आ गया था कि ये जो बैराज बना है उसके ऊपर जो सड़क है उसके ऊपर से पानी जाने लगा था। तो वैसी नौबत ना है। 29 सितंबर जी 2024 को पानी पिछले साल ही एक साल भी नहीं हुआ है कि जब ये पूरे फाटक खोलने के बाद भी बैरेज के ऊपर से टॉप अप करके पानी जा रहा है। और इस बैरेज का डिजाइन जो है 9.5 लाख क्यूसेक पानी के लिए किया गया, लेकिन ये 6,81,000 में ही ओवरफ्लो कर गया। इसका मतलब कि 9.5 लाख और 6,81,000 के बीच में जो गैप है, लगभग 2.5 लाख से ऊपर 2.25 लाख तक का, इतनी कैपेसिटी में सिल्टेशन जमा हो गया है। उस समय कहा गया था कि बैरेज बन जाएगा तो बाहर के जो इलाके हैं वो सुरक्षित इलाके हैं, और तटबंध के भीतर के जो इलाके हैं जिसमें भारत के 390 के लगभग गांव थे, उनको हम पुनर्वास देंगे। पहले आर्थिक पुनर्वास की बात कही गई। आर्थिक पुनर्वास तो मिला नहीं, कुछ जगह बसने के लिए घर मिला, खेतों के बदले खेत नहीं मिला। तो अभी भी इस तटबंधों के भीतर आगे जो बिहार में देखेंगे, नेपाल में भी, तो सैकड़ों गांव हैं जहां के लोग हर साल बाढ़ आपदा झेलने को विवश, लाखों की आबादी है। और जब तटबंध टूटता है तो बाहर के इलाके भी प्रभावित होते हैं।
ये जो तटबंध दोनों साइड में बना है वो अभी तक 9 बार टूट चुका है। पिछले साल दरभंगा जिले के भूबौल में टूटा था, उसके पहले 2008 में यहीं से 8 किलोमीटर इधर है कुसहा, इस साइड में आप देखेंगे उसे पूर्वी साइड में है, तो कुसहा में टूटा था जो सबसे भयानक प्रलय आया था और बहुत बड़ी तबाही हुई थी। तो तटबंध टूटते हैं तो बाहर के सुरक्षित कहे जाने वाले इलाके भी बाढ़ प्रभावित होते हैं और अंदर के भी जो इलाके हैं वो हर साल बाढ़ प्रभावित होते हैं। बिल्कुल, इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को, क्योंकि जो दो तटबंध बने हुए हैं इनके बीच से जो पानी जा रहा है, मंशा ये थी कि कम से कम पानी एक जगह स्थिर रहे। बाढ़ को प्राकृतिक आपदा कहने के बजाय इसे सत्ता और राजनीतिक दलों की विफलता के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। ये शब्द मेरे नहीं है, बिहार के महान लेखक फणीश्वर नाथ रेणुके, उन्होंने इस कोसी की बाढ़ को, जो नेपाल से नदी आती है जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, उस पूरे क्षेत्र की बाढ़ को जो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और तमाम दरभंगा जैसे जिलों में जाती है, उसको लेकर कहा था। साथ ही उन्होंने इसको डायन की संज्ञा दी थी, एक शैतान बच्चे की संज्ञा दी थी जो हर साल तबाही लाती है और किसी के बस में नहीं होती है। उतर हिमाल से चल के कोसी ई धरती पर सोना सन धरती छल। पिछले वर्ष एक आदमी को सांप काट लिया था, वो बच्चा 9वीं पे मर गया, समय से 9 नहीं जा पाते हैं। इसके बीच में कोई स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं हम लोग को। डर के समान सुनो सुनो यो हनुमान।